अच्छा, अब हम किरचॉफ्स लॉ जो हमारे पास दो हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ, वो हम फेज़र डोमेन में देखेंगे या फ्रीक्वेंसी डोमेन भी कहते हैं उसे। ठीक है, तो अब केवीएल की जो डेफिनेशन है कि वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज्ड लूप जो भी हैं उनको अगर हम सम करें तो वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अब इन वोल्टेजेस को अगर हम साइनोसॉइडल फॉर्म में चेंज करें, मतलब V1 उसका जो मैग्नीट्यूड है VM1 है, ठीक है, और उसको जो है हम कॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और जो उसका फेज़ है वो phi1 है। इसी तरह V2 है अप टू Vn। तो टाइम डोमेन में मुख्तलिफ वोल्टेजेस हैं जिनको सम कर रहे हैं और उनका सम 0 आ रहा है क्लोज लूप में। ठीक है, अब उन सब वोल्टेजेस को हमने विद द हेल्प ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, क्योंकि ये V1 V2 अप टू Vn सारे हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि साइनोसॉइडल वोल्टेजेस हैं। तो यहाँ पे हमने कॉस को जो है हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से हमने ये लिखा है कि रियल पार्ट ऑफ ई पावर जे θ1 और ई पावर जे ओमेगा टी, ये मिल के जो है इनमें से अगर रियल पार्ट निकालेंगे तो फिर हमें कॉस θ1 प्लस ओमेगा टी मिल जाएगा। सही है, इसी तरह सारे वोल्टेजेस को हमने जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और अब असल में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है इन वोल्टेजेस में फ्रीक्वेंसी वाले फैक्टर को अलग कर रहे हैं। इन सब में से जो है फ्रीक्वेंसी वाले फैक्टर को हमने यहाँ पे कॉमन लिया है। बाकी अंदर जो है हमारे पास वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और वोल्टेज का फेज़ है, Vm2 ई पावर जे थीटा 2 अप टू Vmm ई पावर जे थीटा n। तो जर्नल फॉर्म में हम इन सब वोल्टेजेस को फेज़र फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं कि जैसे Vm1 है, Vm2 है, Vmn है, तो उसको हम Vm K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो K जो है हमारा 1 2 3 4 अप टू n होगा और उस फेज़र वोल्टेज को हम जर्नल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं V सब्सक्रिप्ट K। और इन सब के फेजेस भी जो हैं ई पावर जे थीटा सब्सक्रिप्ट K के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो K मतलब अब यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 जिसकी वैल्यू है अप टू n। अच्छा, अब जो हमारे पास ये टाइम डोमेन में वोल्टेजेस थे सारे, इनको अब हम फेज़र फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास V1 V2 Vn और ये टाइम वाला फैक्टर हमने इन सब में से कॉमन निकाल लिया है। अच्छा, अब ये हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ई पावर जे ओमेगा टी 0 के बराबर नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वरना फिर तो ये सारा जो है 0 हो जाएगा। तो अब ये जो है फेज़र फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी जो है फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है ई पावर जे ओमेगा टी। तो इसके अलावा बाकी जो हमारे पास बच रहा है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू Vn, वो हमारा है सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इन द फॉर्म ऑफ फेज़र। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होल्ड्स फॉर फेज़र्स, के मतलब किरचॉफ जो वोल्टेज लॉ है किरचॉफ का, वो फेज़र के मतलब वोल्टेजेस को अगर हम फेज़र के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो तब भी वैलिड है।
इसी तरह अब KCL जो है उसमें भी जो है अगर सारे करंट्स को हम फेज़र फॉर्म में चेंज करेंगे तो वहाँ पे भी वो वैलिड है। ठीक है, अब ऊपर हमारे पास टाइम डोमेन में करंट्स हैं और ये जो हैं अभी फेज़र फॉर्म में है। तो सम ऑफ ऑल करंट्स entering or leaving a closed surface in a network at time t इक्वल टू जो है वो टाइम डोमेन में इक्वल टू ज़ीरो के हैं। ठीक है, बस सिंपली अब डिस्कशन का मतलब ये है कि KCL और KVL जो है जिस तरह हम DC सर्किट्स में अप्लाई करते हैं वैसे ही जो है हम AC सर्किट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, भले हमारे करंट्स या वोल्टेजेस फेज़र के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक ये सर्किट है जिसमें सीरीज़ में मुख्तलिफ जो है इम्पीडेंस है कि मतलब Z1 है हमारे पास, Z2 है और अप टू Zn है। तो हर एक में जो है वोल्टेज अलग अलग से ड्रॉप हो रही है, V1, V2 अप टू Vn। तो इन सब को अगर हम सम करें तो वो जो होगा वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ पे ये सारी वोल्टेजेस जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ फेजर्स हैं। ठीक है, तो Vs या जो सोर्स वोल्टेज है वो इक्वल टू है V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn। और फिर ये हम जो है ओहम्स लॉ की हेल्प से ये भी कह सकते हैं कि जो अब यहाँ पे फेज़र करंट फ्लो हो रहा है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें टोटल इम्पीडेंस से, जो कि टोटल इम्पीडेंस है हमारा सम ऑफ ऑल इम्पीडेंसेस Z1 प्लस Z2 अप टू Zn। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है वो जैसे रजिस्टर्स हम सीरीज़ में सम करते हैं उसी तरह जो है यहाँ पे Z1 Z2 और अप टू Zn सारे सम करेंगे। अच्छा, अगर हमारा सर्किट बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हमारे पास सिर्फ Z1 है यहाँ पे और Z2 है, तो अगर हम जो है इस सर्किट का करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फेज़र फॉर्म में वोल्टेज है उसको जो है सर्किट के एम्पीडेंस के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें फेज़र फॉर्म में करंट मिल जाएगा। और अगर करंट मिल गया तो फिर अगर हम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस Z1 और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस Z2 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर V1 जो होगा हमारा Z1 इंटू आई और V2 जो होगा हमारा Z2 इंटू आई। ठीक है, या फिर इवन हम अगर चाहें तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल भी लगा सकते हैं कि V1 जो बराबर होगा, अब हम V1 का मतलब ये है कि वोल्टेज जो है Z1 में कितना आ रहा है। ठीक है, तो फिर Z1 को हम ऊपर रखेंगे, बाकी जो है टोटल इम्पीडेंस जो होगा सर्किट का वो नीचे रखेंगे और जो सोर्स वोल्टेज है वो यहाँ पे रखेंगे। इसी तरह फिर V2 अगर फाइंड आउट करना है तो Z2 ऊपर रखेंगे और Z1 और Z2 का सम जो है नीचे रखेंगे और उसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे सोर्स वोल्टेज के साथ। तो ये VDR जैसे हम DC सर्किट्स में यूज़ करते थे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, बस सिर्फ यहाँ पे वोल्टेज और करंट जो है फेज़र फॉर्म में होगा और हमारे पास जो है सिंपल रजिस्टर की जगह पे इम्पीडेंस होगा। तो इम्पीडेंस में जो है हमारे पास तीनों एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, कुछ मतलब इस तरह हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि सिर्फ जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो या इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, तो मतलब फिर हम उसको इम्पीडेंस के फॉर्म में कंसिडर करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल सर्किट में हमारे पास Z1 Z2 अप टू Zn जो सारे ये हैं इम्पीडेंस Z1 से लेके Zn तक जो ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं और ये जो है यहाँ पे एक करंट सोर्स भी लगा हुआ है जो इन सब Z1 अप टू Zn के साथ पैरेलल में लगा हुआ है।
तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होगी, लेकिन जो है हमारे पास करंट जो है मुख्तलिफ होंगे, जैसे I1 I2 अप टू IN। तो फिर यहाँ पे हम जो है अगर KCL को यूज़ करें तो फिर ये होगा कि जो हम करंट दे रहे हैं I, वो बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN। फिर क्योंकि वोल्टेज सेम है तो यहाँ पे हमने V रखा है और उसको जो है हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो इस सर्किट का टोटल एम्पीडेंस है वो जो है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो हैं पैरेलल में हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट एम्पीडेंस होगा वो होगा हमारे पास 1/Z इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 अप टू प्लस 1/Zn। ठीक है, तो एम्पीडेंस को अगर हम एडमिटेंस के फॉर्म में लिखें तो वो हम भी लिख सकते हैं कि Y इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 अप टू Yn। अच्छा, अब Z इक्विवेलेंट जो है हम कह रहे हैं कि वो 1/Y इक्विवेलेंट के है, तो फिर हमारी जो Y इक्विवेलेंट है वो Y1 प्लस Y2 है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर Y1 को इम्पीडेंस के फॉर्म में लिखें तो वो 1/Z1 और 1/Z2 होगी। तो ये जो सर्किट है इसमें हमारे पास सिर्फ Z1 और Z2 है, तो उसके हिसाब से फिर हम Z इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि हमारी Z1 इंटू Z2 अपान Z1 प्लस Z2 बन रही है। जिस तरह हम दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और उनकी जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 होती है, तो इसी तरह यहाँ पे जो है दो ब्रांचेज हैं जिनमें इम्पीडेंस है Z1 और Z2, तो अब टोटल इम्पीडेंस जो है हमारे पास Z1 इंटू Z2 अपान Z1 प्लस Z2 है। अच्छा, अब हर ब्रांच में वोल्टेज सेम है और करंट हमें गिवन है, तो हम अगर टोटल जो है यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब हर ब्रांच में क्योंकि वोल्टेज सेम है तो हम क्या करेंगे, करंट को जो है हम Z इक्विवेलेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तब भी हमें वोल्टेज मिल जाएगी। या हम ये भी कर सकते हैं कि हर ब्रांच में करंट मुख्तलिफ है और उसका इम्पीडेंस मुख्तलिफ है, तो हर ब्रांच में क्योंकि करंट मुख्तलिफ जा रहा है और उसका मुख्तलिफ इम्पीडेंस है तो उसको भी मल्टीप्लाई करें तो भी जो है हमें V मिल जाएगा। इसी तरह फिर I2 और Z2 को भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जो है हमें V मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में सर्किट है तो हर ब्रांच में वोल्टेज सेम है। और यही चीज़ जो है हम इस फार्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम जो सोर्स करंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको अगर हम Z इक्विवेलेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जो है हमें वोल्टेज मिल जाएगी। अच्छा, अब अगर हर ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना है तो हम CDR लगाएंगे। तो CDR के हिसाब से अगर I1 फाइंड आउट करना है तो जो दूसरी ब्रांच होती है उसका इम्पीडेंस हम यहाँ पे रखते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं टोटल इम्पीडेंस के साथ जो कि Z1 प्लस Z2 है, और जो हमारा सोर्स करंट है उसके साथ जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं। और I2 अगर फाइंड आउट करना है तो फिर हम जो है जो दूसरी ब्रांच में इम्पीडेंस है जो कि Z1 है वो हम ऊपर रखते हैं और नीचे जो है टोटल इम्पीडेंस Z1 प्लस Z2 रखते हैं और फिर उसको जो है हम टोटल करंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो I2 फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा, कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम सर्किट को सॉल्व इजीली नहीं कर पाते और हमें जो है Y से डेल्टा में कन्वर्ट करना होता है या फिर डेल्टा से Y में कन्वर्ट करना होता है। तो Y का मतलब ये है कि हमारे पास इस तरह की अगर सिचुएशन हो कि यहाँ पे एक इम्पीडेंस हो, यहाँ पे जो है दूसरा इम्पीडेंस हो और यहाँ पे जो है तीसरा इम्पीडेंस हो, तो ये वाई टाइप जो है अरेंजमेंट कहलाती है। और अगर फिर हमारे पास जो है इस तरह की अरेंजमेंट हो कि ट्रायंगल हो और हर जो है ट्रायंगल की जो है लाइन पे एक इम्पीडेंस हम अगर बना दें तो वो फिर हमारे पास डेल्टा टाइप अरेंजमेंट हो जाती है। तो फिर इस तरह की अरेंजमेंट को एक दूसरे में जो है हम कन्वर्ट करने के लिए
फार्मूलाज यूज़ करते हैं। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो जेड ए है, जेड बी है और जो जेड सी है, ये एक किस्म का डेल्टा नेटवर्क है। और फिर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वाई में, जैसे Z1, Z2 और Z3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम वाई को भी जो है डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास ये फार्मूलाज हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी पहले हम जो है वाई टू डेल्टा में कन्वर्जन कर रहे हैं। तो वाई टू डेल्टा में कन्वर्जन करने के लिए डेल्टा के जो हमारे पास इम्पीडेंस हैं वो हमने शो किए हैं ZA, ZB और ZC में। ठीक है, ZA, ZB और ZC में। तो एक्चुअली में इनकी डेरिवेशंस हैं कि ये फार्मूलाज कैसे बने, लेकिन अभी हम जो है डेरिवेशन में नहीं जा रहे। तो ये डायरेक्टली फार्मूलाज अब ऐसे हैं कि जो ZA है, ZA जो है यहाँ पे, अब अगर वो हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे कि हम नीचे जो है Z1 से डिवाइड करते हैं, जो मतलब यहाँ पे है। ठीक है, और ऊपर जो है हम क्या करते हैं, दो इम्पीडेंसेस को आपस में मल्टीप्लाई करके सम करते हैं, जैसे Z1 इंटू Z2। ठीक है, फिर Z2 इंटू Z3, और फिर जो है हम Z3 इंटू Z1। तो ऊपर हम हमेशा ये सम जो है सेम रखेंगे, Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1। बस नीचे हम जो है उस इम्पीडेंस के साथ डिवाइड करेंगे जो Z1 के मतलब साथ नहीं है, यहाँ पे Z1 से दूर है इस पोजीशन पे। इसी तरह फिर अगर हमें ZB फाइंड आउट करना है तो सिंपली ऊपर वही चीज़ रखेंगे, Z1 इंटू Z2, Z2 इंटू Z3 और Z3 इंटू Z1, और डिवाइड सिर्फ उसको यहाँ पे Z2 से करेंगे। सही है। तो बाकी हमारे पास जो तीसरा बच गया है ZC, तो उसके लिए भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1, और उसको डिवाइड फिर हम Z3 से करेंगे। तो ये फार्मूलाज हैं वाई से डेल्टा में जो है कन्वर्जन के। और अगर हमें जो है डेल्टा में से वाई में कन्वर्ट करना है, तो सपोज़ कर लें कि हमें Z1 फाइंड आउट करना है या Z2 फाइंड आउट करना है या Z3 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम अगर Z1 से स्टार्ट करें तो हम फिर क्या करते हैं कि जो उसके साथ यहाँ पे ZB और ZC है, उनकी मल्टीप्लिकेशन हम ऊपर रखते हैं, ZB इंटू ZC। बाकी जो है नीचे यहाँ पे फिर सेम सबका सम आएगा, Z1 प्लस ZA प्लस ZB प्लस ZC। तो बाकी दो भी इसी तरह ही हैं। ठीक है, अब ये फार्मूलाज यहाँ पे डायरेक्ट हम याद करेंगे, डेरिवेशन अभी नहीं करेंगे। वैसे इन लेक्चर्स में मैंने डेरिवेशन की थी, अगर कोई करना चाहे तो फिर ये जो है हम ये स्टेप्स फॉलो करके डेरिवेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, अब डेल्टा और वाई जो सर्किट है उसको हम बैलेंस्ड कह सकते हैं उस सिचुएशन में कि जो है सारे इम्पीडेंसेस का वैल्यू जो हो वो सेम हो। तो उस सिचुएशन में हमारे पास जब वाई में से डेल्टा में कन्वर्ट करना हो या फिर डेल्टा में से वाई में कन्वर्ट करना हो, तो फिर वहाँ पे भी सारे इम्पीडेंसेस के वैल्यूज़ सेम आते हैं। जैसे सपोज़ कर लें कि अगर हमें जो है यहाँ पे कह रहा है कि ZY गिवन है। अच्छा, अब ZY गिवन है तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि उस Y नेटवर्क में जो तीनों इम्पीडेंसेस हैं उन सब की वैल्यू सेम है। तो फिर अगर हमें वो डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, कोई भी एक इम्पीडेंस
वाई नेटवर्क वाला उठाएंगे और उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और तीनों के तीनों डेल्टा नेटवर्क में इम्पीडेंसेस सेम होंगे, लेकिन 3 टाइम्स जो है जेड वाई के बराबर होंगे। इसी तरह अगर हमें डेल्टा नेटवर्क मिला हुआ है और उसमें जो है सारे तीनों इम्पीडेंसेस सेम हैं, तो वाई में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो फिर हम जो है डेल्टा में से कोई एक इम्पीडेंस उठाएंगे और उसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे, तो फिर वाई नेटवर्क के सारे इम्पीडेंसेस मिल जाएंगे, लेकिन वो 1/3 टाइम्स जो है जेड डेल्टा होंगे। ये यहाँ पे जैसे गिवन है कि जेड वाई में जो है Z1 Z2 और Z3 तीनों इक्वल हैं। ये उसी केस में जो है ये हमारे पास ये फार्मूलाज उसी केस में जो है वैलिड हैं, हम डायरेक्टली मतलब कर सकते हैं। और डेल्टा जेड डेल्टा में भी जो है सारे इम्पीडेंसेस हमारे इक्वल होंगे। अच्छा, अब ये जो है इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, इसमें हमें जो है इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है। सर्किट हमें गिवन है, ठीक है, और जो ओमेगा है वो भी हमें यहाँ पे गिवन है। इम्पीडेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो है ब्रांचेस में इम्पीडेंस हम इंडिविजुअली पहले बना सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे जो है इस ब्रांच में ये रजिस्टर और कैपेसिटर साथ में है, तो इसको हम जो है एक इम्पीडेंस जो है Z2 के साथ शो कर सकते हैं, और जो कैपेसिटर है जो 2 मिली फेराड का है यहाँ पे ये अलग से है, तो इसको Z1 के हिसाब से शो कर सकते हैं। फिर जो है 0.2 हेनरी जो है 8 ओहम के साथ है, तो उसको हम Z3 इम्पीडेंस Z3 के हिसाब से शो कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कि सीरीज़ में कौन कौन से कंपोनेंट्स आपस में साथ हैं, ठीक है, तो उनकी इम्पीडेंस को पहले हम सिंपली ऐड करते हैं कि जैसे जो हमारे पास फार्मूला है Z इज़ इक्वल टू R प्लस J XL माइनस J XC, तो उसके हिसाब से हम जो है सीरीज़ में जो जो कंपोनेंट्स हैं उनका इम्पीडेंस आपस में सम करते हैं। फिर जो है हम उनकी जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन वगैरह बनती है, फिर उसके हिसाब से ज़्यादा मज़ीद सॉल्व करके फाइनली हम इक्विवेलेंट इम्पीडेंस तक पहुंचते हैं। तो अब Z1 जो है हमारे पास वो 2 मिली फेराड है, तो वहाँ से जो है वो तो कैपेसिटेंस की वैल्यू है, तो हमें यहाँ पे एक्स ही चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हमें एक्स ही चाहिए माइनस जे एक्स ही जिसको हम कह सकते हैं। तो फिर हमें जो है ओमेगा यूज़ करनी पड़ेगी। तो Z1 जो कि है बराबर है 1/J ओमेगा सी, फिर ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो Z1 हमारे पास आ जाएगा -J10 ओहम। इसी तरह फिर Z2 जो है उसमें एक रजिस्टर है 3 ओहम का, और उसके साथ जो है एक कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर की जो इम्पीडेंस है वो 1/J ओमेगा सी है। तो अगेन यहाँ पे भी जो है ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, उसको फिर सॉल्व करेंगे तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस तरह आ जाएगा। Z3 में जो है 8 ओहम का रजिस्टर है, और जो है इंडक्टर भी है उसके साथ सीरीज़ में, तो उसकी जो है इम्पीडेंस J ओमेगा एल है, ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू अगेन यहाँ पे पुट करेंगे और एल की वैल्यू भी पुट करेंगे, तो फिर हमें J50 मिल जाएगा। ये भी जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में 8 + J10 ओहम के बराबर है, ठीक है। अब अगेन इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो फिर हमारे पास Z2 और जो Z3 है वो आपस में पैरेलल में है, और फिर उनके साथ जो है Z1 सीरीज़ में है। ये जो है हमारे पास Z2 और Z3,
ये आपस में पैरेलल में है, फिर जो है इनका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो Z1 के साथ सीरीज़ में आएगा। तो अब पैरेलल वाला पहले सॉल्व करेंगे, Z2 और Z3 का जो पैरेलल में इम्पीडेंस है, फिर उसको हम सम करेंगे Z1 के साथ। तो ये जो है हमारे पास Z1 है जो कि हमने यहाँ से उठाया है, ठीक है। और Z2 हम किस तरह करेंगे, Z2 और Z3 का पैरेलल में इम्पीडेंस किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि ये यहाँ पे Z2 है, ये यहाँ पे Z3 है, और फिर जो है नीचे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं दोनों के सम से, कि मतलब 3 + 8 जो है 11 है, और J10 - J2 जो है J8 है। बाकी सिंपल जो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके फाइनली हम Z जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बराबर होगी 3.22 - J 11.07 ओहम। अच्छा, अब इस न्यूमेरिकल में हमें जो है यहाँ पे इंडक्टर पे वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, और सोर्स वोल्टेज हमें गिवन है। तो हम जो है सारे कंपोनेंट्स के जो है पहले इम्पीडेंसेस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 60 ओहम का तो 60 ही होगा, फिर कैपेसिटर का जो है इम्पीडेंस यहाँ पे 1/j⍵c होगा। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, जो सोर्स वोल्टेज है हमारी, जिसमें 4 जो है ओमेगा का वैल्यू है। और इसी तरह इंडक्टर की जो इम्पीडेंस है J⍵L, वो भी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब जो है यहाँ पे ये कंसिडर कर रहा है जो R है, वो जो R 60 ओहम है वो जो है Z1 है, और फिर जो है कैपेसिटर और इंडक्टर आपस में जो पैरेलल में है उनको जो है ये Z2 कंसिडर कर रहा है। तो उनकी पहले हम पैरेलल में इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे। तो Z2 जो है यहाँ पे -J25 इन पैरेलल विथ J20 है, जो कि हमने कैपेसिटर और इंडक्टर की जो इम्पीडेंस फाइंड आउट की है वही है। तो फिर यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, कैपेसिटर की इम्पीडेंस मल्टीप्लाइड विथ इंडक्टर की इम्पीडेंस, और दोनों की इम्पीडेंस का नीचे सम है। तो हमारे पास टोटल आंसर आ रहा है J100। अच्छा, अब जो वोल्टेज Z2 में होगी वही एक्चुअली इंडक्टर में भी होगी और कैपेसिटर में भी होगी। तो इसी वजह से फिर हम यहाँ पे जो है वोल्टेज डिवीजन का प्रिंसिपल लगा रहे हैं कि हम जो है Z2 में जो है वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा, Z2 में वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है V0 से, क्योंकि वो भी आउटपुट हम कंसिडर कर रहे हैं कि आउटपुट पे वो वोल्टेज आ रही है। तो Z2 का वैल्यू हमने J100 फाइंड आउट किया है। टोटल इम्पीडेंस हमारे पास 60 + J100 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद फिर हमारे पास ये 17.15 पोलर फॉर्म में रिज़ल्ट आ गया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 17.15 जो है मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का, आउटपुट वोल्टेज का, और फिर हमारे पास फेज़ जो है 15.96 है, और जो ओमेगा की वैल्यू है वो सोर्स वोल्टेज में से 4 हम उठाएंगे। अच्छा, अब इस सर्किट में जो है हमें करंट फाइंड आउट करना है जो कि इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। वोल्टेज गिवन है 50, वो अब फेज़र फॉर्म में ही डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। तो अब ये करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें इस सर्किट का टोटल इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है, जिसको हम वोल्टेज के साथ जो है वोल्टेज को डिवाइड करेंगे तो करंट मिल जाएगा। लेकिन अब इस सर्किट का इम्पीडेंस अगर देखें तो सर्किट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन सिंपल नहीं है। तो अब यहाँ पे जो है डेल्टा वाई काम आएगा। अब यहाँ पे इस पोर्शन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक डेल्टा नेटवर्क है जिसमें हमारे पास ए है, नोड पी है, नोड और सी है। तो नोड ए और बी के दरमियान जो इम्पीडेंस होता है हम उसको कहते हैं ZC, और जो नोड बी और सी के दरमियान इम्पीडेंस होता है उसको हम कहते हैं ZA, और जो
इम्पीडेंस नोड ए और सी के दरमियान होता है, वो हमारे पास अब यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, 2 ओहम माइनस J4, तो इसको हम कहेंगे ZB। तो फिर हम वो फार्मूलाज लगाएंगे y में कन्वर्ट करने वाले। अब ZA, ZB और ZC के वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, Z1, Z2 और Z3। तो फार्मूलाज में हमारे पास Z1, Z2, Z3 था, तो अब यहाँ पे जो है इन्होंने ZAN, ZBN और ZCN लिख दिया है। तो यहाँ पे Z1 का वैल्यू आएगा, यहाँ पे जो है Z2 का वैल्यू आएगा और यहाँ पे जो है Z3 का वैल्यू आएगा। अब हम देखें तो सर्किट इसके बाद जो है, अगर ये वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर लें तो सर्किट बहुत सिंपल हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो है तीन जो है सीरीज़ में है, कंपोनेंट्स ये तीन सीरीज़ में हैं, फिर ये जो है दो जो है आपस में सीरीज़ में है, और यहाँ पे ZAN और 12 ओहम भी जो है सीरीज़ में है। तो फिर इनका सीरीज़ में जो है इम्पीडेंस फाइंड आउट करके फिर आगे जो है पैरेलल में सॉल्व करेंगे, जो मतलब जो पैरेलल में बन रहे हैं उनको पैरेलल में सॉल्व करेंगे, और फिर जो सीरीज़ में अगेन सीरीज़ में बन रहे हैं फिर उनको सीरीज़ में सॉल्व करेंगे। तो बाद में फिर हमारे पास ये हो जाएगा कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है पैरेलल में बन जाएगा, ठीक है। वो पैरेलल का हम इम्पीडेंस फाइंड आउट करके फिर उसको जो है हम इस पहले वाले पोर्शन के साथ सीरीज़ में ऐड कर देंगे। तो ZAN, ZBN और ZCN जब ये फाइंड आउट हो गए, ठीक है, तो अब हमारे पास जो है बाकी जो उनके साथ सीरीज़ में इम्पीडेंसेस हैं उनको भी हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो इम्पीडेंस बन रहा है वो कुछ इस तरह बन रहा है कि दो ब्रांचेस आपस में पैरेलल में बन रही हैं, ठीक है। फिर उन दो ब्रांचेस का जो इम्पीडेंस पैरेलल में फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको जो है यहाँ पे सीरीज़ में ऐड कर देंगे। तो सिंपल मैथमेटिक्स के बाद जो है हमारे पास टोटल इम्पीडेंस ये आ रहा है 13.64। फिर गिवन वोल्टेज को जब इस इम्पीडेंस के साथ डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारे पास सर्किट का करंट आ जाएगा।